हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ट्रेन योर ब्रेन। आज हम बात करेंगे मैनेजमेंट का सेकंड फंक्शन, दैट इज ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग एज द नेम इटसेल्फ स्पीक्स अबाउट, इट इज़ अरेंजमेंट। हम ऑर्गेनाइजिंग के टाइम पे हम चीज़ों को अरेंज कर रहे हैं। तो अरेंजमेंट की इस डेफिनेशन को थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। ऑर्गेनाइजिंग की डेफिनेशन इज, इट इज़ द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लान्स बाय क्लैरिफाइंग जॉब्स and working relationships and effectively deploying resources for the attainment of identified and desired results। तो ये जो डेफिनेशन है इसमें कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उसको आप देख सकते हैं। सबसे पहले है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लान्स, मतलब जो हमने प्लानिंग कर ली थी उससे रिलेटेड ही उसी प्लान को एग्जीक्यूट करने का भी टाइम आता है। और यहाँ पर हम रिसोर्सेज को अरेंज करते हैं, साथ साथ हम एक्टिविटीज़ डिसाइड करते हैं कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन की क्या रिसोर्सेज होंगी और क्या क्या एक्टिविटीज़ हमें करनी है। इनफैक्ट क्या एक्टिविटीज़ करनी है, उसके लिए क्या रिसोर्सेज का रिक्वायरमेंट है, वो हम ऑर्गेनाइजिंग में डिसाइड कर रहे हैं। सो इट इज़ द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लान्स बाय क्लैरिफाइंग जॉब्स। अब क्लैरिफाइंग जॉब्स का मतलब है कि हमें एक पूरा ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट बनाना होगा। हमें ये डिसाइड करना है कि हमारे यहाँ क्या क्या जॉब प्रोफाइल्स होंगी, उन जॉब्स में हम किस किस रिक्वायरमेंट की क्वालिफिकेशन क्या क्या होगा लोगों का जिनको हम रखना चाहते हैं। तो आप जॉब प्रोफाइल क्रिएट करते हो, साथ साथ यू ऑल्सो डेवलप दी वर्किंग रिलेशनशिप्स। वर्किंग रिलेशनशिप से रेफर्स टू कि कौन सीनियर है, कौन किसका सबऑर्डिनेट होगा, उसकी भी पूरी डिटेल हम ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन में ही करते हैं। आगे इसमें आता है इफेक्टिवली डिप्लॉइंग रिसोर्सेज। इफेक्टिवली का मतलब है बहुत ही ध्यान से इस तरह से हम रिसोर्सेज को यूज़ करें कि वो हमारे पास टाइमली अवेलेबल हो जाएं, उसमें कोई वेस्टेजेस नहीं हो। और हम उन रिसोर्सेज को इफेक्टिवली इसलिए यूज़ कर रहे हैं बिकॉज वी वांट टू अचीव सम गोल्स। तो हमारे कुछ हमने गोल्स प्री डिटरमाइन करे हुए हैं या कुछ लेटली हमने आइडेंटिफाई करे हैं गोल्स, उनको हम अचीव करना चाह रहे हैं। फॉर दैट रीज़न वी आर गोइंग बाय द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग जब हम एग्जीक्यूट करना चाहते हैं मैनेजमेंट में, या 4 बेसिक स्टेप्स को एग्जीक्यूट करना होता है। सबसे पहले हम यहाँ पे करते हैं आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। मतलब आप जितना भी आपका टोटल वर्क है उसको पहले आइडेंटिफाई करते हो कि भाई हमें क्या क्या काम करने हैं। इसका एक एग्जांपल लेके चलते हैं। मान लीजिए आपकी सोसाइटी में आप सफाई करवाना चाहते हैं और जो आपकी सोसाइटी में बच्चे रहते हैं वही लोग मिलके उस काम को करना चाहते हैं। सो व्हाट दे डू इज़ वो अपने कुछ अलग अलग डिपार्टमेंट्स बना लेते हैं। कुछ लोगों ने मे बी जो ब्रूमिंग है उसका काम ले लिया, कुछ लोगों ने उसमें वहाँ पे डस्टिंग का काम ले लिया, कुछ लोगों ने वहाँ पे जो बेसिक क्लीनिंग है या जो भी हमारे यहाँ का जो उसमें कूड़ा निकाला गया उसको उठा के जो डस्टबिन है वहाँ पे वो हटाने वाले हैं। तो इस तरह से आपने अपने टोटल वर्क को आइडेंटिफाई किया पहले और फिर आपने उसको ग्रुप्स में डिवाइड कर लिया। जब भी हम ग्रुप्स में डिवाइड कर लेते हैं उससे आसानी ये रहती है कि उस ग्रुप में अब वही काम होने वाला है। तो जो बच्चे क्लीनिंग के काम को लेके चल रहे हैं वो उसी काम को बार बार करने वाले हैं। इसी तरह से जो बच्चे कूड़ा उठा के डस्टबिन में डालने वाले हैं वो उसी काम को बार बार करेंगे। तो इस तरह से आप एक ही काम को आपने डिवाइड कर दिया है। मे बी वो काम आप 3 दिन में या 4 दिन में करने वाले हो, तो आपके पास डेली बेसिस से अपने डिपार्टमेंट्स या वर्क जो है वो क्लैरिटी के साथ है कि किस बच्चे को कौन सा काम करना है। इसी तरह से ऑर्गेनाइजेशन में भी होता है। आप अलग अलग डिपार्टमेंट्स क्रिएट करते हो। डिपार्टमेंट्स में कुछ काम हर डिपार्टमेंट को दिए जाते हैं एज पर द गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, और डिपार्टमेंट्स में वही काम आप रेगुलर बेसिस से करोगे तो नेचुरली आपकी जो स्पेशलाइजेशन है वो इंक्रीज होगी। स्पेशलाइजेशन का मतलब हुआ यहाँ पर कि आप उस काम को और इफेक्टिवली कर लेते हो और एफिशिएंटली कर लेते हो। आपकी मतलब कॉस्ट और टाइम जो है वो यहाँ पर कम लगता है। तो यहाँ पे आपने टोटल वर्क को आइडेंटिफाई किया, फिर वर्क को आपने जो सिमिलर वर्क है, सिमिलर नेचर के वर्क है, उनको आपने डिपार्टमेंट्स में क्लब कर दिया। एंड वंस वी गिव डिपार्टमेंट्स, हमने कुछ क्लबिंग अगर कर दी है तो क्लबिंग के बाद वी नीड टू हैव हेड्स। हम हर डिपार्टमेंट का एक हेड अपॉइंट करते हैं। हेड अपॉइंट करने के बाद यू नीड टू ऑल्सो मेंटेन दी अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप। मतलब कि एक डिपार्टमेंट में अगर आपने 5 इंडिविजुअल्स को रखा है तो इन 5 इंडिविजुअल्स की रैंकिंग कैसे होगी, इसमें कौन सीनियर होगा, कौन किसका सबऑर्डिनेट होगा, वो भी हम ऑर्गेनाइजिंग के टाइम पे ही डिसाइड करते हैं। इनफैक्ट यही जो पूरा हमारा ऑपरेशनल और मैनेजरियल का जो हमारे सारे जो सेटअप है, इसकी जो तैयारी होके आती है, इसका जो हमारा फ्रेमवर्क बन के आता है, जो स्केलेटन बन के आता है, उसी को हम ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कहते हैं। आज हम ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के बारे में ही डिटेल में बात करने वाले हैं। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर जो है वो एक फ्रेमवर्क है, हम इसको कहते हैं इट इज़ बेसिकली अ स्केलेटन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन चार्ट। आपके ऑर्गेनाइजेशन में जो भी जॉब प्रोफाइल्स हैं, जो भी सारी प्लेसमेंट हैं, जो भी पोस्ट हैं, उनको हम जब अरेंज कर देते हैं एज पर दी अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप, तो वो हमारा एक ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट बन के तैयार हो जाता है। ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट या ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर जो होता है ये ऑर्गेनाइजेशन में 2 टाइप से हो सकते हैं। इधर कोई कंपनी या कोई ऑर्गेनाइजेशन फंक्शनल स्ट्रक्चर को अडॉप्ट करती है या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी डिविजनल स्ट्रक्चर को अडॉप्ट करती है। अब इन दोनों ही स्ट्रक्चर्स की अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है और दोनों ही स्ट्रक्चर्स यूज़ करे जाते हैं। इसके अलावा और भी स्ट्रक्चर्स हैं। तो जो फंक्शनल स्ट्रक्चर होता है इसमें हम सिर्फ एक ही प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सबसे सीनियर जो होगा या तो आपका मैनेजिंग डायरेक्टर होगा या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का नाम मेंशन होगा या CEO होगा, कोई भी हो सकता है, कोई भी एक टॉप ऑफिशियल की पर्सन का नाम दिया होगा और उसके बाद से ही हमारे डिपार्टमेंट्स क्रिएट होने शुरू हो जाते हैं। तो जो भी जिस डिपार्टमेंट का हेड होता है उसको हम फंक्शनल हेड बोलते हैं एंड दैट फंक्शनल हेड इज इन चार्ज फॉर हिज ओन डिपार्टमेंट।
मान लीजिए कोई एचआर डिपार्टमेंट का हेड है, तो ये जो एचआर डिपार्टमेंट का हेड है ही विल बी नोन एज द फंक्शनल हेड। वो अपने एचआर से रिलेटेड जो भी वर्क है उस डिपार्टमेंट के अंदर जो भी लोग हैं उनके लिए ही विल बी रिस्पॉन्सिबल। इसी तरह से कोई मार्केटिंग का हेड है तो मार्केटिंग हेड जो है वो अपने डिपार्टमेंट के सारे ही कामों के लिए रिस्पॉन्सिबल रहेगा। तो इस तरह से हमारे पास अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं और हर डिपार्टमेंट का एक फंक्शनल हेड होता है जो कि अपने डिपार्टमेंट के बारे में लुक आफ्टर करता है। अब इसके क्या फ़ायदे क्या नुकसान है स्ट्रक्चर के? सबसे पहले तो ये कौन लोग इस वाले स्ट्रक्चर को अडॉप्ट करेंगे? ये वो कंपनीज अडॉप्ट करती हैं जो कि सिर्फ एक सिंगल लाइन ऑफ प्रोडक्ट में ही डील कर रही हैं, जो एक ही प्रोडक्ट बना रही हैं, वो इस ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को अडॉप्ट करते हैं। और यहाँ पे ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ स्मॉल स्केल पे बन रहा है, फंक्शनल स्ट्रक्चर को भी जो कंपनीज अडॉप्ट करती हैं दे कैन बी वर्किंग ऑन अ वेरी लार्ज स्केल। तो ऐसा नहीं है कि स्मॉल स्केल का फीचर है, लार्ज स्केल पे भी बिजनेसेस जो होते हैं वो इस स्ट्रक्चर को अडॉप्ट करते हैं। अब फंक्शनल स्ट्रक्चर को देखें, इसके एडवांटेजेस हैं। सबसे पहले तो ये है कि आपको फंक्शनल स्पेशलाइजेशन मिलता है। इसका क्या मतलब हुआ कि जो हेड है, जैसे अभी हमने बात करी थी मार्केटिंग का हेड है या एचआर का जो हेड है, तो एचआर का डिपार्टमेंट का जो हेड पर्सन हुआ, नाउ ही इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज ओन फंक्शन। वो अपने फंक्शन के सारे कामों को नंबर ऑफ टाइम से, हो सकता है उसको वहाँ पर वो जॉब करते हुए टाइम हो गया हो, तो उसके बारे में सारी डिटेलिंग, कैसे कॉम्पनसेशन प्लान्स बनने हैं, कैसे रिक्रूटमेंट करना है, कौन सी ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी है, कौन से लोगों को क्या ट्रेनिंग देनी है, ये सारे ही काम जो होते हैं वो एचआर डिपार्टमेंट के आते हैं और वो इसी काम को नंबर ऑफ टाइम से कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको स्पेशलाइजेशन आ जाती है। तो जो एचआर का हेड है, जो हमने अभी बात करी, जो हमारा फंक्शनल हेड होगा, उसको काफ़ी डिटेल में इस चीज़ की नॉलेज होती है। इसमें कुछ पॉइंट्स और भी आते हैं, जैसे कि इंक्रीज्ड मैनेजरियल एफिशिएंसी। अब आप अपने आप को भी इस जगह पर रख के देख सकते हैं कि अगर आप एचआर मैनेजर हैं और आप उसी डिपार्टमेंट में बहुत टाइम से काम कर रहे हैं तो नेचुरली आपके अंदर एक मैनेजरियल एफिशिएंसी आ जाएगी। जिस तरह से आप डे 1 को काम कर रहे थे और आज जब मे बी 3 to 4 ईयर्स आपको उस जगह पे हो गए हों जॉब करते हुए, तो नेचुरली आपके अंदर भी एक एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। आपकी जो परफॉर्मेंस एट वर्क है, आपका जो डेडिकेशन है या आपका जो एक्सपीरियंस है, वो डेफिनेटली आपको बेनिफिट प्रोवाइड करेगा। और बहुत बार ऐसा देखा गया है कि जब आप सीनियर हो जाते हैं अपने जॉब में, आपको एक्सपीरियंस हो जाता है, तो आप अपने डिपार्टमेंट्स के डिसीजंस को और अच्छी तरह से ले पाते हैं और आपका डिपार्टमेंट जो होता है वो प्रॉफिट सेंटर बन जाता है, मतलब वहाँ से प्रॉफिट्स आने शुरू हो जाते हैं। साथ साथ फंक्शनल स्ट्रक्चर के कुछ और बेनिफिट्स भी हैं। एक इसमें ये आता है कि आपकी जो ट्रेनिंग है एम्प्लॉइज़ का वो ईजियर हो जाता है। मान के चलिए कि एचआर डिपार्टमेंट है, उसके अंदर 5 लोग काम कर रहे हैं और एचआर मैनेजर जो हेड कर रहा है उस डिपार्टमेंट को, वो पूरी तरह से उन 5 लोगों को जानता है जो कि इस डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं। अब उनमें से अगर कोई पर्सन अच्छी तरह से काम नहीं कर पा रहा या उसको ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट है, उनकी सारी ज़रूरतों को जो प्रोफेशनल रिलेटेड है उनके बारे में उस पर्सन को डिटेल में पता होता है एंड इज़ एबल टू आइडेंटिफाई कि हमको किसको अटेंशन देना है, किसको हमें सुपरवाइज करवाना है, किसको हमें ट्रेन करना है, किसको मोटिवेट करना है। ये सारी ही चीज़ें एक एचआर मैनेजर इजीली समझ सकता है। सबसे खास बात यहाँ पे ये है कि यहाँ पे डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट नहीं हो रहा, क्योंकि आप एक ही डिपार्टमेंट आपने बनाया हुआ है, आप उसी डिपार्टमेंट को हेड कर रहे हो, आपको ये भी पता है कि कौन कौन लोग आपके अंडर काम कर रहे हैं और वही लोग जो है वो किसी और डिपार्टमेंट में या किसी और प्रोडक्ट लाइन के डिपार्टमेंट में काम नहीं कर रहे, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास एक ही प्रोडक्ट लाइन होती है। फंक्शनल और डिविजनल स्ट्रक्चर का बेसिक डिफरेंस भी यही है कि फंक्शनल स्ट्रक्चर में एक ही प्रोडक्ट हम बनाते हैं। सिंस वी आर मेकिंग ओनली जस्ट 1 प्रोडक्ट, तो नेचुरली जितने भी हमारे फंक्शंस होंगे वो हमारे उसी 1 प्रोडक्ट ही सेंटर्ड होंगे। कुछ इसमें डिसएडवांटेजेस भी हैं। अगर हम एडवांटेजेस देखेंगे तो नेचुरली अ कॉइन हैज़ 2 साइड्स, तो उसी तरह से यहाँ पे डिसएडवांटेजेस भी हैं। सबसे पहला डिसएडवांटेज ये आता है कि यहाँ पे फंक्शनल एम्पायर्स का प्रॉब्लम आता है। फंक्शनल एम्पायर्स का मतलब ये है कि जो पर्सन एक डिपार्टमेंट को हेड कर रहा है वो सिर्फ उसी डिपार्टमेंट के बारे में ही सोचता रह जाता है। वो उसी के प्रॉफिट्स, उसी डिपार्टमेंट का कैसे मैं अच्छा करूँ, कैसे और बढ़िया काम करूँ, वो सिर्फ अपने डिपार्टमेंट का सेंट्रिक हो जाता है। एंड एट टाइम्स ये भी देखा गया है कि वो अपने ऑर्गेनाइजेशन के बेनिफिट को, जो कि मेन हमारा ऑब्जेक्टिव है, आप याद करें कि एक प्रिंसिपल होती थी हेनरी फ्योल की, जिसमें हम कहते हैं सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल टू जनरल इंटरेस्ट, वो यहाँ पे वायलेट हो रही है, क्योंकि आप यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन का बेनिफिट की जगह आप अपने डिपार्टमेंट का बेनिफिट के ऊपर ज़्यादा फोकस करने लगते। साथ साथ बहुत बार ये भी होता है कि जो डिपार्टमेंट्स के हेड्स हो जाते हैं, जो भी अपने फंक्शंस के हेड्स हैं, वो उनके आपस में हो सकता है कोऑर्डिनेशन का प्रॉब्लम हो। मे बी जो मार्केटिंग और परचेज के बीच में कुछ प्रॉब्लम आ सकती है, या प्रोडक्शन और मार्केटिंग के बीच में, या फाइनेंस और मार्केटिंग के बीच में, ये जितने भी डिपार्टमेंटल हेड्स हैं इनके बीच में कुछ कोऑर्डिनेशन का प्रॉब्लम हो सकता है। एंड कोऑर्डिनेशन का प्रॉब्लम अगर ज़्यादा बढ़ जाता है, आप उसको नहीं मैनेज कर पाते हैं, इट माइट लीड टू कॉन्फ्लिक्ट्स एंड इवेंचुअली इट विल लीड टू लॉसेस ऑफ द कंपनी। तो ये भी चीज़ आपको असर करा सकती है, आपके ऑर्गेनाइजेशन के अच्छे खासे जो प्रॉफिट्स हो सकते थे उनको वापस लॉसेस की तरफ ला सकती है। लास्टली टॉक्स अबाउट इनफ्लेक्सिबिलिटी। इनफ्लेक्सिबिलिटी का मतलब ये हुआ कि जो भी हेड है, जैसे हम यहाँ पे एचआर मैनेजर की बात कर रहे हैं, तो एचआर मैनेजर जो एक पोस्ट पे आ चुका है, एक डिपार्टमेंट को हेड कर रहे हैं, एक फंक्शन को हेड कर रहे हैं, नाउ ही इज़ थ्रू विद
ऑल दी प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू HR डिपार्टमेंट ओनली। उनको सारी नॉलेज है बट सिर्फ HR डिपार्टमेंट से रिलेटेड। अगर कंपनी को एक हायर पोस्ट पे किसी पर्सन को लाना है तो ये पर्सन उस चीज़ के लिए ठीक नहीं होंगे, बिकॉज इनको सिर्फ HR डिपार्टमेंट की ही नॉलेज है। मे बी वो नंबर ऑफ ईयर से काम कर रहे हैं, 10 साल 15 साल उनको काम करते हुए हो गया, बट हम इस पर्सन को हायर पोस्ट नहीं दे सकते। रीज़न यही है कि उनको सिर्फ HR डिपार्टमेंट के बारे में ही नॉलेज है। ही इज़ नॉट अवेयर अबाउट कि हमारे IT डिपार्टमेंट में काम कैसे हो रहा है, R&D में क्या काम चल रहा है, प्रोडक्शन में कैसे काम चल रहा है। और अगर हम एक हायर पोस्ट पे किसी पर्सन को लाना है, वी नीड ऐसा पर्सन को सारी ही नॉलेज हो। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे डिविजन स्ट्रक्चर के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के लिए।